डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक्स से अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रॉन जैसे अति सूक्ष्म कणों की कणीय प्रकृति के साथ साथ तरंगीय प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं और इस तरंगीय व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए हम हेल्प लेंगे तरंग फलन की। अर्थात इस चैप्टर में हम परमाणुीय कणों से संबंध तरंग फलन के व्यवहार की बेसिकली व्याख्या करते हैं। और आज हम जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अब आगे आप देखेंगे कि हम क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, जो भी प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉन जैसे अति सूक्ष्म कणों से संबंधित को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, वहाँ हम हमेशा श्रोडिंजर वेव इक्वेशन की हेल्प लेंगे। और इसलिए श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को हार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का दिल कहा जाता है, क्योंकि हर जो है प्रॉब्लम का सल्यूशन हमें यहीं से ही मिलेगा। तो इस तरंगीय व्यवहार को डिस्कस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन तरंग को एक तनी हुई डोरी की भांति सरल तरंगीय गति मानते हैं। स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग मतलब अगर हम एक रस्सी को दोनों सिरे रस्सी के बांध दें और फिर उसमें कंपन पैदा करें, तो ऐसी तरंग जो है वो सबसे सिंपल तरंगीय गति कहलाती है। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम इलेक्ट्रॉन तरंग को भी एक ऐसी तनी हुई डोरी की भांति ही सरल तरंगीय गति मानते हुए श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। अब जब ये तरंग जो है गति कर रही है इस प्रकार, देखिए ये वेव मोशन जो है, मेरे पास तरंग में कंपन आएगा ऊपर नीचे, तो ये तरंग जैसे ऊपर जाएगी तो हर किसी क्षण t पर इस एक्स एक्सिस के अलोंग इसका आयाम होगा। आयाम मीन्स इस ओरिजिन लाइन से ऊपर हाइट, दैट इज़ आयाम। यहाँ पे इस तरीके से ये जो है आयाम जो है, मान लीजिए ये किसी क्षण t पर निर्देशांक x पर फाई एक्स टी है, ये मैं मान लेती हूँ फाई एक्स टी है। ऐसी तरंग गति कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे पास समीकरण होती है डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये मेरे पास दैट मीन्स ये आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस के जो है एक्स का भी फंक्शन है एज वेल एज टी का भी फंक्शन है। फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। तो v यहाँ पे क्या है, तरंग संचरण का वेग, वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। जैसे जैसे ये वेव गति करेगी इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो फाई एक्स टी जो है दो फंक्शंस, जो वेरिएबल्स का फंक्शन है f, इसको मैं सेपरेट करके लिखूँ। फाई एक्स टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x एफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ t एज जी टी। दो वेव फंक्शन से मिलके ये बना हुआ है एफ एक्स एंड जी टी। तो यहाँ पे एफ एक्स जो है दैट इज़ फंक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड जी टी इज़ फंक्शन ऑफ टाइम। अब स्टेशनरी वेव्स जो होती हैं उनके लिए जी टी को हम ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं समीकरण 3 द्वारा, a साइन 2 पाई न्यू टी। यहाँ पे a क्या है, तरंग का आयाम, एम्पलीट्यूड, जो अभी हमने कहा ओरिजिन लाइन से ऊपर जो तरंग जब कंपन करती है तो उसकी हाइट कितनी ऊपर जाती है, दैट इज़ तरंग का आयाम। न्यू क्या है, तरंग की आवृत्ति। आवृत्ति आपको पता है नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। किसी जो है पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स, कितनी तरंगें निकलती हैं, दैट इज़ तरंग आवृत्ति। अब समीकरण 2 व 3 से हम लोग लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू फाई एक्स टी को हम सिंप्लिसिटी के लिए सिंप्लीफाई भी लिख सकते हैं। हमने सिंबल अलग अलग यूज़ किए हुए हैं। फाई मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, एफ एक्स मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, जी टी मीन्स फंक्शन ऑफ टाइम ओनली। तो समीकरण 2 में 3 समीकरण को यूज़ करते हुए हम लिखते हैं फाई इज इक्वल टू एफ एक्स ए साइन 2 पाई न्यू टी। अब इस इक्वेशन नंबर 4 को हम डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आई विल गेट करली जो है डेल फाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू एफ एक्स ए जो है इसको साइन थीटा आप माने, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस थीटा। तो मीन्स मेरे पास आ जाएगा कॉस 2 पाई न्यू टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा मीन्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 पाई न्यू टी। तो 2 पाई न्यू टी का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव क्या होगा, 2 पाई न्यू। अगेन डिफ्रेंशिएट करें इसको,
तो मेरे पास आ जाएगा ये डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स 2 पाई न्यू जो है उसको मैंने आगे लिख लिया है। तो ए कॉस थीटा का डेरिवेटिव जो है वो क्या आ जाएगा, अभी मैं डेरिवेटिव ले रही हूँ ए कॉस 2 पाई न्यू टी। ए तो कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा, अगेन 2 पाई न्यू आ जाएगा। तो वो 2 पाई न्यू और ये 2 पाई न्यू मिलके क्या बन गए, 4 पाई न्यू स्क्वायर। और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस 4 पाई न्यू 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ एक्स जी टी। ठीक है, अब आप दोबारा इक्वेशन नंबर 2 को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस इक्वेशन को आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आई विल गेट दिस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी टी डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, हम देखो मेरे पास ये आगे इक्वेशन नंबर 5 और 6, इन इक्वेशंस को हम लोग यूज़ करेंगे इनटू इक्वेशन नंबर 1। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 5 और 6 के साथ कंबाइन करते हैं और पुट करने पे हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। और यहाँ पे दोनों तरफ जी टी कॉमन है मेरे पास, तो दोनों तरफ से ये कैंसल आउट हो जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा, डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई न्यू नॉट अपॉन वी स्क्वायर एफ एक्स। तो यहाँ आप देखें ये है न्यू स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी आवर्ती को शो करता है, और ये वी स्क्वायर जो है वो वेलोसिटी को शो करता है, और ये v अपॉन न्यू जो है वो दैट इज़ इक्वल टू लैम्डा, और इसलिए हम ये पुट कर दें यहाँ पे। तो ये इक्वेशन नंबर 7 मेरे पास इस प्रकार आ जाएगी। ये जो समीकरण है यहाँ अब आप देख रहे हैं कि वेरिएबल ऑफ टाइम टर्म जो है वो ख़त्म हो चुकी है, ये इक्वेशन सिर्फ वेरिएबल ऑफ एक्स टर्म्स में आ गई मेरे पास। तो देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, समय अनाश्रित समीकरण आ गई है अपने पास, जो सिर्फ एक्स निर्देशांक पर निर्भर कर रही है। और क्योंकि यहाँ हम सिर्फ हमने तनी हुई रस्सी जो सिर्फ एक एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाइब्रेट कर रही थी, सिंप्लिसिटी के लिए अभी हमने वो लिया है जिसे हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग गति लेते हैं और इसे एक विमीय 1 डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। पर जब हम इसको इलेक्ट्रॉन जैसे सिस्टम पे अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन आपको पता है न्यूक्लियस के अराउंड जब गति करता है, घूमता है, तो वो 3D मोशन होती है, त्रिविम में गति करता है। और उसके लिए फिर हमें अब इस इक्वेशन नंबर 7 को 3D के लिए लिखना है। तो मैं यहाँ जो इक्वेशन नंबर 7 में टर्म एफ एक्स दैट इज़ फंक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ओनली, उसको हम 3D टर्म्स में लेते हैं। जब 3D टर्म्स में लेते हैं तो इस एफ एक्स को हम रिप्लेस करते हैं विद टर्म साई। दिस इज़ कॉल्ड साई, PSI से लिखा जाता है, P साइलेंट, साई बोला जाता है। और सिंप्लिसिटी के लिए साई एक्स वाई जेड को सिंपली साई भी लिख देते हैं। तो अब हम इस इक्वेशन में एफ एक्स की जगह साई पुट करेंगे, और यहाँ ये मेरे पास सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, अब मैं इसको 3 एक्सिस के अलॉन्ग लूँगी तो ये इक्वेशन का रूप ये बन जाएगा मेरे पास, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर साई अपॉन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये समीकरण जो 8 है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे कणों की द्रव्य तरंगों पर भी लागू होती है। और यहाँ हम डी ब्रोगलाई इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं, तो मेरे पास लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, डी ब्रोगलाई। ऊपर अभी तक जितनी इक्वेशन हमने इक्वेशन नंबर 8 तक पहुँचे दैट इज़ क्लासिकल मैकेनिक्स इक्वेशन, वो जो है तनी हुई डोरी की जो गति हम डिस्कस कर रहे थे वो क्लासिकल मैकेनिक्स से आई। अब इस क्लासिकल मैकेनिक्स की इक्वेशन नंबर 8 3D के लिए जो हमने लिखी, इसमें जब हम डी ब्रोगलाई कॉन्सेप्ट और हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं तो ये मेरी इक्वेशन जो है वो क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशन बन जाएगी, जिससे श्रोडिंजर ने ड्राइव किया था। तो श्रोडिंजर ने क्या किया, इस क्लासिकल इक्वेशन नंबर 8 में डी ब्रोगलाई कॉन्सेप्ट लगाया और इक्वेशन नंबर 9 जो है हमारे पास प्राप्त हुई। यहाँ पे m क्या है, कण का द्रव्यमान, और v जो है अब कण का वेग, इलेक्ट्रॉन जैसे अति सूक्ष्म कण के वेग को प्रदर्शित करता है। और कण की कुल ऊर्जा जो है वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी।
और काइनेटिक एनर्जी आपको पता है हाफ mv² से लिखते हैं। गतिशील कण है तो हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे और यू कैन से mv² इज इक्वल टू 2 इंटू ई माइनस वी। अब mv² का ये मान इक्वेशन नंबर 9 में यहाँ मैं m² v² को mv² से पुट करती हूँ तो मेरे पास ये आ जाता है, समीकरण 10 आ जाती है मेरे पास। और ये समीकरण 10 जो है दैट इज़ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, दैट इज़ हार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अब ये इक्वेशन नंबर 10 जो है ये हमारे पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है। इसे हम थोड़ा रीअरेंज करके शॉर्ट फॉर्म में भी ले सकते हैं। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 11 के रूप में लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई प्लस 8π² m/h² e माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डेल स्क्वायर क्या शो कर रहा है मेरे पास, ये जो है दिस डेल स्क्वायर अपॉन डेल x² डेल स्क्वायर अपॉन डेल y² प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल z²। ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, आपको पता है। तो इन ऑपरेटर्स को कंबाइन करके हम लिखते हैं डेल स्क्वायर और इट्स कॉल्ड लैप्लेसियन ऑपरेटर। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को हम और छोटे रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं यूजिंग हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन संकारक जिसे हम h कैप से लिखते हैं, ये ऊपर कैप जो है दैट रिप्रेजेंट्स दिस कैप रिप्रेजेंट्स ऑपरेटर। तो समीकरण 11 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस 8π² m/h² e माइनस वी इंटू साई। और इसको रीअरेंज कर दे तो ये मेरे पास इस रूप में आ गई। यहाँ पे साई को छोड़ के बाकी की टर्म को, ये सारी मैथमेटिकल ऑपरेटर आप देख रहे हैं, h² 8π² m जो है गिवन पार्टिकल के लिए m फिक्स होगा तो एक कांस्टेंट है, इंटू डेल स्क्वायर किया तो एक नया ऑपरेटर बन गया, दैट ऑपरेटर इज कॉल्ड जो है h हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इसको रीअरेंज किया, इसमें पोटेंशियल एनर्जी टर्म को भी ले लिया। ये पहली टर्म जो है काइनेटिक एनर्जी टर्म को शो करती है और दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी टर्म। और ये दोनों ऑपरेटर हैं, दैट इज़ द ऑपरेटर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिस इज़ द ऑपरेटर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब ये साई के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो मेरे पास आता है ई आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी इंटू साई। एंड इस इक्वेशन को हम शॉर्ट में लिखते हैं h कैप psi is equal to E psi. This is the shortest form of Schrodinger wave equation and Hamiltonian operator आप समझ रहे हैं कि sum of two operators है, kinetic energy operator and potential energy operator। और इसको शॉर्ट करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस h क्रॉस और h बार स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v वेयर h क्रॉस इज in short written for h upon 2π। That's all about Schrodinger wave equation। इसी को लेकर हम आगे क्वांटम मैकेनिक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।